नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मेगा प्लान तैयार किया जिससे विपक्षियों को चारों खाने चित किया जा सके। बीजेपी का मिशन 2024 आज से ही शुरू हो चुका है, जिसके तहत मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई। वहीं विपक्षी एकता में दरार के जरिए बीजेपी 2024 की राह को और आसान करने पर फोकस कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी हर एक लोकसभा सीट को कवर करेगी, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां और जनसभाएं होंगी। इनमें केंद्रीय मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी का होना अनिवार्य किया गया है। हर लोकसभा में 250 विशिष्ट परिवारों से संपर्क किया जाएगा, जिससे उस सीट से लड़ रहे खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति, शहीद एवं अन्य प्रसिद्ध परिवारों से संपर्क साधने की तैयारी भी है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की नजर खासतौर पर उन सीटों पर है जहां बीजेपी कमजोर है, यानी अपनी कमजोरी को बीजेपी अपनी ताकत में बदलने को तैयार। ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि विपक्षी एकता की कवायद क्या बीजेपी की रणनीति के आगे ठहर पाएगी। मिशन 2024 बीजेपी का मेगा प्लान जीत की हैट्रिक के लिए आज से शुरू हुआ विशेष जनसंपर्क अभियान। जन जन तक पहुंचाई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी की रणनीति के सामने टिकेगी विपक्षी एकता। मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार बीजेपी ने आज से ही अपने मेगा प्लान की शुरुआत कर दी है। विशेष जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। दरअसल बीजेपी की मंशा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसदों का फीडबैक लिया जाए, जिससे कमजोरियों के साथ ताकत को भी समझा जा सके। इसके साथ ही बीजेपी की रणनीति है कि विपक्षी एकता की कोशिशों पर जोरदार अटैक के जरिए विपक्षी दलों के बीच दूरियां पैदा की जाएं, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सके। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी की वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके जरिए बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी है। मोदी सरकार की उपलब्धियां, विदेश नीति, विश्व में बढ़ता भारत का सम्मान, कोरोना प्रबंधन, देश के लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की डोज, जम्मू कश्मीर, धारा 370 का खात्मा, राम मंदिर, अदालत के रास्ते मंदिर निर्माण का रास्ता किया साफ, ट्रिपल तलाक, कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को दिलाई मुक्ति, पीएम आवास योजना, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया आशियाना, उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान योजना, 50 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष। इन तमाम योजनाओं के अलावा बीजेपी नेता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता, करीब 12 करोड़ लोगों को शौचालय, मुद्रा योजना के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने समेत सरकार की कई योजनाओं का फायदा लोगों तक कैसे पहुंचा, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। वहीं विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस, सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है और जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब कांग्रेस के 9 सवाल भी आपको बताते हैं जो पार्टी की ओर से पुरजोर तरीके से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के 9 सवाल। महंगाई और बेरोजगारी दूर करने में केंद्र सरकार नाकाम, किसानों की आय दोगुना करने का वादा झूठा, एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी, चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय क्लीन चिट क्यों, अडानी समूह की फर्जी कंपनियों में जमा 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों, जाति आधारित जनगणना पर चुप्पी क्यों, गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश क्यों, चुनावी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति, समाज में डर का माहौल क्यों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर पीएम की खामोशी क्यों। यानी 2024 का चुनावी घमासान उपलब्धियां बनाम नाकामी के बीच लड़े जाने की तैयारी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जवाब तलाशना है। लेकिन मौजूदा समय में ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे अब चुनाव की घड़ियां
नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी घमासान भी दिलचस्प मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, तो उधर विपक्षी एकता की कवायद भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। यानी मुकाबला उपलब्धियां बनाम नाकामियां करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष कामयाब होगा, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ विमल डालिया साहब हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं। राजेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय चक्रवर्ती साहब, नेता टीएमसी, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं राजेश यादव जी आपसे ही करना चाहूंगा। बीजेपी ने अपने मेगा प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है, आप लोगों की तैयारी क्या? देखिए, हमारी भी तैयारी पूरी है और हमारे नेता अभी मीटिंग भी हुई, हमारी कल भी मीटिंग हुई, परसों भी मीटिंग हुई, कई दिन से मीटिंग चल रही है। जो हमारे प्रदेशों के प्रभारी हैं जी, उनको उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ मीटिंग हो रही है। और जो हमने 4 राज्यों में जहाँ हमारी सरकार है, जो जनता से वायदे किए हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको जनता तक वो लाभ पहुँचाया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। और सारी जो है पूरे देश में तैयारी हो रही है। लेकिन विपक्षी एकता का क्या? क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को खुद स्वीकार कर रही है कि जब तक तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर नहीं आते, बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। देखिए, विपक्षी यहाँ तक है, बहुत सारे कुछ प्रदेश ये मानता हूँ, कुछ प्रदेश ऐसी स्थिति में हैं कि वहाँ दूसरा भी है, लड़ रहे हैं, वो भी जीत के आएंगे तो वो भी जो है मोदी साहब के खिलाफ ही होंगे। और हमारी भी पार्टी जीतेगी तो वो भी सब बाद में सब जैसे भी परिस्थिति होगी और देश की स्थिति क्या होती है, क्या रिजल्ट आते हैं, उस पर देख के सब हो जाएगा। जहाँ तक देखिए देश के इस समय स्थिति ऐसी है और उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार जाएगी और जल्दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो देश के अंदर वायदे किए थे उनमें फेल हो गई है, महंगाई पे काबू करने में फेल हो गई है और सारी जो चीजें हैं सब चीज में फेल हो गई है। हाँ, इवेंट कराते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, विदेशों में बहुत पैसा खर्च करते हैं इवेंट के नाम पर, और जो लोग इवेंट के नाम पर पैसा खर्च करते हैं उनको देश की संपत्तियां बेच रहे हैं कौड़ियों के भाव, तो वो अलग चीज है। और देश की जनता समझ चुकी है और जल्दी ही इस पे जो है देश की जनता जिस तरह से इनके सम्मान के साथ इनको ठीक है, ये तमाम मुद्दे जो आपने बताया कि इन मुद्दों के आधार पर हम चुनावी मैदान में जाएंगे और तमाम विपक्षी दल साथ होंगे। मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। विमल डालिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल डालिया साहब, बीजेपी ने तो नारा दिया अब की बार 400 पार, ये लक्ष्य पार करना आसान होगा क्या? देखिए, प्रयत्न करना अपना काम है और हमने जो 9 सालों में काम किया है, हमें उम्मीद है कि हम 400 तो पार करने में शायद थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, लेकिन 350 हम पक्के लेके आएंगे सीटें, उसमें दो राय नहीं है। और हमने जो गरीबों के हित का काम किया है, देश का डेवलपमेंट का काम किया है, सड़क दी है, अच्छा एजुकेशन दिया है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो डेवलप किया है वो भी आज 9 सालों में आपने देखी है। जो कनेक्टिविटी जो हिसाब से बढ़ी है और जो हिसाब से जो जनता में विश्वास आया, आप कोरोना काल में देखिए हमने जो काम किया है, दूसरे जो देश थे वहाँ पे कितनी मौतें हुई और यहाँ पे हमने कितना कंट्रोल किया। और हम घर जाने के लिए थोड़ी दिक्कत हुई होंगी, लेकिन हमने सबको घर पहुँचाने का काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि 100% हम कामयाब होंगे और ये टाइम जो आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम बराबर 350 से ऊपर सीटें लेके आएंगे। नहीं तो बीजेपी के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? और अच्छा काम करेंगे। डालिया साहब, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? नहीं, हमारा मुद्दा कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा। अपोजिशन का काम है चिल्लाना, उन चिल्लाते रहेंगे। आज उनके साथ एक मिलेंगे, कल 2 मिलेंगे, फिर उनका एक होंगे।
ये खाली एक प्रदेश जीतने से कोई कामयाबी नहीं होती है। आप देखिए बाकी प्रदेशों में भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ इतनी नाराजगी नहीं है। कर्नाटक में एक हमारे साथ थोड़ा बहुत हुआ है, वो भी आप देख लो, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में बराबर हमारी सरकार आएंगी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है बात के ऊपर में एक ही उठाते हैं, चाहे वो संसद का मुद्दा रहे हो, चाहे गरीबी का मुद्दा रहे हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा रहे हो, हर बात पे एक ही बोलते हैं कि भाई बीजेपी फेलियर है। अरे फेलियर है तो आप जाके कोर्ट में पूछिए ना, आज हमारी कहीं गलती है तो आप हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दिए, हमारे ऊपर कंप्लेंट दे दिए, लेकिन कंप्लेंट देने के लिए एक भी नहीं है। अब कर्नाटक में हमारे ऊपर मुद्दा उठा है कि नहीं भाई भ्रष्टाचार, कितने कंप्लेंट्स है हमारे पास कर्नाटक में, पूछिए कांग्रेस के लोगों को कि हमारे देश में कितनी नहीं, कर्नाटक की जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया, हम आपको वादा लेकिन करते हैं कि लोकसभा आने चुनाव वाले में और पार्लियामेंट विधानसभा इलेक्शन चुनाव के में बाद से अंतर होता है सर। कर्नाटक में वापस भारतीय जनता ठीक है। पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, मैं आऊंगा यादव जी आपके पास। लेकिन संजय चक्रवर्ती साहब, आपको लग रहा है कि विपक्षी एकता कहीं कमजोर कड़ी ना साबित हो जाए? क्योंकि एकजुट होने की कोशिशें तो खूब की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं, लेकिन जैसे ही गठबंधन की कवायद होगी तो फिर बिखराव की आशंका ज्यादा है। सबसे पहले नमस्कार और गंगा दशहरा और कि आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी। और रही बात अभी आपने कहा कि मोदी जी का के लिए बात हो रही थी, पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट आया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे इसको पढ़ करके। उन्होंने कहा कि जब उसे पूछा गया कि किसी न्यूज चैनल में कि ये बताइए कि कांग्रेस ने तो इस बार जो है कर्नाटक में बहुत अच्छी मेहनत की, और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की, नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की, जनता ने भी साथ दिया। 50% तो हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं की मेहनत का रहा और 50% मोदी जी का भी हाथ रहा। तो तब चैनल के लोगों को पूछा कि 50% मोदी जी का हाथ कैसे रहा? कि वो जब जब कर्नाटक में आए, जब जब उन्होंने मुंह खोला, हमारी सीटें बढ़ गई। तो आज जो ये वाकई में ये सच है कि हमारे लिए मोदी जी एक कमजोर कड़ी है। मैं इनको ताकत नहीं मानता, मैं कमजोर कड़ी मानता हूँ। अभी लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रचार का ज्यादा मौका नहीं मिला, ये जीत के लिए संजीवनी बन गया कर्नाटक में। नहीं, वो देखिए ऐसा है, मैं वो उनकी पार्टी की बात है, मैंने एक आपके वक्तव्य सुनाया जो मेरे को तो अच्छा उन्हीं पार्टी के लगा। नेता का वक्तव्य सुनाया ना आपने? आता हूँ उसके भी आता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे कि बात हो रही थी कि सबको टारगेट दिया कि वहां जाइए वहां जाइए वहां जाइए, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? सबको तो दे दिया, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए कब सामने आएंगे? लोगों को सवालों का जवाब कब देंगे? मन की बात तो 101 बार कर चुके हैं, लेकिन अब जरा अपने लोगों को जवाब, उन्होंने कहा था ना 50 दिन का समय दीजिए, फिर जिस चौराहे में बुलाएंगे हम आ जाएंगे, हम आपको जो फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन मोदी जी अभी तक, आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो करने नहीं है, तो किसी चौराहे की बात तो दूर की बात है। दूसरी बात ये है कि ये सरकार की भ्रष्टाचार मैं थोड़ा सा गिनाना चाहूंगा। बुंदेलखंड हाईवे बना था, ठीक है, बुंदेलखंड हाईवे 1 हफ्ते के अंदर बारिश हुई, हाईवे ढह गया। वंदे भारत एक्सप्रेस बना, भैंसों से टकराया, गाड़ी पिचक गई, ट्रेन पिचक गया, ताज्जुब की बात है। उज्जैन में पार्क बना 700 करोड़ का, 700 करोड़ का उज्जैन का पार्क बना, एक आंधी आई, पार्क ध्वस्त हो गया। मौरवी का पुल ध्वस्त हो गया। और तो और मोदी जी के जो स्टेडियम बनाया ना मोदी जी के नाम का, अभी परसों बारिश हो रही थी तो वहां से पानी गिर रहा था स्टेडियम के अंदर, जो दर्शक बैठे हो तो दर्शक दीघा में पानी गिर रहा था। तो ये तो इनका भ्रष्टाचार है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, 60% तक का ये ठीक है, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि ममता सरकार पर भी कट मनी लेने के आरोप लगते रहे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उन पर क्या जवाब दीजिएगा? आपके पास तो एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सब कुछ है। वो तो जांच चली रही है, करके दिखाइए, जांच तो चली रही है ना। नहीं, वो केवल आप जांच करके दिखाइए। यहाँ तो बीजेपी का एमएलए का बेटा जो है रिश्वत देते हुए खुलेआम पकड़ा गया कर्नाटक में, तो जांच हुई है तो जांच करके दिखाइए। आपने शुभेंदु अधिकारी को तो आपने जो राजा बना करके बैठा हुआ था, जब तक ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि भ्रष्टाचार करो, उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार करो, लेकिन बीजेपी में आ करके करो। ठीक है, आपको ईडी
ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा चक्रवर्ती साहब, साहब। लेकिन जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी जिनका जिक्र कर रहे हैं आपके साथ थे, तब आप पाक साहब बताने से बाज नहीं आते थे, आप नहीं चूकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, तब आरोप ऐसा लगते कुछ थे, आप नहीं कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा साजिश कुछ की जा रही है, मुकुल जांच राय एजेंसियों का वगैरह दुरुपयोग हो रहा है, और भी- अब और भी आपकी जितने भाषा बदल नेता गई, हैं, तो जनता के बीच अब जाएंगे और ना, जितने तो जनता तो नेता हैं जनार्दन जो- होती है, वो आपसे भी तो नहीं, सवाल और भी करेगी। जितने- ठीक ठीक, अब मैं आऊंगा सर। जांच में कभी भी जितने भी हो रही है, आपने देखा पार्थ चटर्जी को हम लोगों ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, हाँ। तुरंत पार्टी कार्रवाई की, उनको जो है मंत्री पद से हटा, पार्टी से सर वो बाहर जब निकाल नाक दिया से गया। ऊपर पानी हो जाता है तब कार्रवाई तो करनी पड़ती है, लेकिन प्रोफेसर तुरंत नीरज कार्रवाई जैन हुई साहब, है। ठीक है सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की रणनीति है जिसको मेगा प्लान का नाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता की कवायद। क्या आपको लग रहा है कि 2024 का मुकाबला उपलब्धियां वर्सेस नाकामी हो पाएगा? साहब, पहली बात तो ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ हम लोग पहली बार डिबेट कर रहे हैं। जी जी। देखिए, उपलब्धियां हर पार्टी जो सत्ता में होती है अपनी गिनाती है हाँ। और वो उसका अपना अधिकार है, ठीक है। विपक्ष का एक काम है उनकी उपलब्धियां क्या है उनकी हकीकत बताए। हाँ। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल पर, जैसे आपने देखा हाँ। कि ये सबको मालूम है कि इनकी उपलब्धियों में एक ये उपलब्धि जोड़नी चाहिए कि जीडीपी की आज क्या पोजीशन है। हाँ। दूसरी चीज ये 2014 में जो हमारी बेरोजगारी दर 4.6 थी, अब वो 8.4 कैसे हो गई। हाँ। तीसरी चीज, अभी अभी बजट पास किया है, पास हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, और मैं ये पूछा अगर भारत की गरीबी 24 करोड़ थी 2014 में, तो अचानक 84 करोड़ कैसे हो गई, और मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज क्यों दिया गया। देखिए, उपलब्धियों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर ये बात चल रही है कि अभी इसमें आ रहा है कि 9.60 करोड़ को मुफ्त कनेक्शन गैस का दिया गया, वास्तविकता आज देख लीजिए शायद 1 करोड़ भी आज देशवासी गैस को अपना खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं है, माली हैसियत नहीं है। 1140 रुपए का शहर में और 1170 रुपए का कनेक्शन जो है गाँव में मिल रहा है। गाँव में वो साइकिल से ले जाते बेचारे, किसी से पहुंचाते हैं। ठीक है, आप इसको बताइए, अभी अभी प्रधानमंत्री जी रूस और उधर होकर के आए हैं जापान, उनके भारत आने से पहले ही हमारे देश के विद्यार्थियों को वहां पे पढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो हम इस उपलब्धि को उपलब्धि मानते हैं क्या? हमें कौन सा विकास है? जैसे आप ये जान लीजिए, जो राज्यों की समस्याएं और राष्ट्र स्तर पर लोकसभा के लिए चुनाव की समस्याएं अलग होती है। राज्य की जीत को हम देश का पैमाना नहीं बना सकते, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो है कि पुरानी पेंशन वाला मैटर गले की फांस बन गया है। महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है ये आज आपको मालूम होगा। जंतर मंतर पर बैठे हुए तिरंगे को दुनिया में लहराने वाले बच्चों के साथ क्या स्थिति हो रही है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आएंगे। आप एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बादशाह हैं तो हम अपने एजेंडों को लेकर चलते हैं। हम भी कहेंगे 400 सीटें, सपा भी कहेगी, कांग्रेस और सब जितनी पार्टियां सब कहेंगे हम 400 सीटें लाएंगे। नहीं सर, मैं लेकिन तो एक बयान पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। शरद पवार साहब जो कि अति वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने कहा कि जब तक विपक्षी एकता मजबूत नहीं होगी बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इतना बड़े कद का नेता अगर किसी बात को कहता है तो यूं ही नहीं कहता होगा। क्या आपको लग रहा है कि आसान होगा विपक्षी दलों को एक साथ लाना? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा होता है। अभी तो वो अब किससे मिलकर विपक्ष एक होगा कि नहीं होगा, ये तो एक राजनीतिक दलों की अपनी कवायद है, कहाँ तक चलती है। तो मुकाबला कैसे होगा सर? यही तो सवाल है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो फिर मुकाबला करेंगे कैसे? सर, आप अब आने वाले समय में देखते चलिए देश की स्थितियां कितनी अच्छी हो रही है, कितनी बुरी हो रही है, कौन एक होगा कौन एक नहीं होगा। एक्चुअली राजनीतिक और राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी कहना बेईमानी है। ठीक है सर, क्योंकि मैं आऊंगा। इनके विचार आज जो होते हैं वो कल पलट जाते हैं, ये यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहमानों के पैनल में चेंज हुआ है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम साहब भी जुड़ गए हैं। निगम साहब, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आपके पास आने से पहले डालिया साहब क्या जवाब दीजिएगा आप? वो कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है, बस जनता के बीच अगर सही ढंग से ये मुद्दे पहुंच जाते हैं तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी चुनौती। जीत की हैट्रिक का ख्वाब बिल्कुल भी ना देखें। देखो, विपक्ष का काम है कि कुछ ना कुछ गलतियां दिन भर में निकालने का उनका काम है। हम
डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज आपने देखा उज्ज्वला योजना रहने दो या सर्विस टू पुअर जो घरों का बना के देने का था, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। आप ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जनता के बीच में जाइए, आप एक एक से इंटरव्यू लेके देखिए कि हमने काम किया या नहीं किया है। हमने युवाओं को रोजगार दिया है। अब कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का एक ही चीज है, नहीं बीजेपी में ये है अरे भाई, आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में जाके देखो। नहीं डालिया साहब, आप ये मानते हैं, डालिया साहब आप ये मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है? वापस पार्लियामेंट में बिठाएगी, लेकिन आप दिन भर में एक ही काम करते हो, सिर्फ बीजेपी की एक बुराई करना। अरे भाई, बुराई से हटके भी देखो, आज देश के से लेकर सर अगर विपक्षी दल भी आपके काम पर ताली बजाने लग जाएंगे तो फिर उनको पूछेगा कौन? नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर लेवल में आप देखिए, वर्ल्ड ओवर में नाम हुआ है। आज हिंदुस्तान का डेवलप नहीं हुआ क्या? आज आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप नहीं हुआ है, और इंडस्ट्रीज कितने आए अपने पास में, मेक इन इंडिया कितना हुआ है, ये सब चीजों पे आप गौर करिए। जनता खुश है, ऐसी बात नहीं है। अभी कांग्रेस ने बीच में उठा है कि 2000 का नोट बंद करे तो ये भ्रष्टाचार। अरे देखिए, आप बिल्कुल लाइन ही नहीं है। आप क्यों उंगली उठाते हो? हर बात पे बीजेपी पे उंगली क्यों उठाते हो? ऐसी ये उंगली उठाने का काम छोड़ दीजिए। आप पहले अपने गिरेबान में जाके देखिए, आपके ऊपर में सीबीआई के किससे केसेस चल रहे हैं। आप डेली कोर्ट बेल। ठीक है, वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। संजीव निगम साहब भी हमारे साथ है, मैं डालिया साहब आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं साहब, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। क्यों जांच एजेंसियों पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो? अरे जिन पे कार्रवाई होना है बराबर होंगी। ये देश है लूट के खाने का देश नहीं है। ठीक है संजीव निगम साहब, बहुत खा चुका है। ठीक, संजीव निगम साहब नहीं है। अभी यहाँ पे चौकीदार इतना स्ट्रिक्ट आ गया है कि बराबर डंडा लेके आप लोगों को बजाएंगा। ये हमसे आपको डरना पड़ेगा, लेकिन जो सही आदमी है उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। आज जो ईमानदार आदमी है उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। आज आप सेफ्टी वाइज आप देखिए, आप आज जो 370 आप बोले कि भाई 370 हटाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। अरे 370 देश के इसमें था। आज हिंदुओं के अगेंस्ट में राम मंदिर के लिए आप बात करें, राम मंदिर बना। ठीक है, मैं आऊंगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको आप उपलब्धियों के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन संजीव निगम साहब ब्रेक पर जाने से पहले एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्षी एकता टिक कैसे पाएगी? आपको इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, इंतजार करना पड़ेगा और ये समय जो है आपको बताएगा। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप देखते रहिए किस तरीके से अरविंद जी जा रहे हैं दूसरे दलों के जो नेता प्रमुख हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। कांग्रेस से नजदीकियां हो रही हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात आप अभी छोड़ दीजिए। जो दूसरी पार्टियों का मुझे मिला है, तेलंगाना में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, वेस्ट बंगाल में मिला है, लेकिन बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के आपका काम नहीं हो पाएगा ना। अध्यादेश पर जो आप समर्थन जुटा रहे साहब, अभी आप समय का इंतजार कीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। आपको लग रहा है कांग्रेस के तमाम नेता, कल ही बैठक हुई, तकरीबन 1 घंटे बैठक चली, जिसमें पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कह दिया गया कि आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। आज जो है जब अरविंद जी सीताराम योगी जी के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वहां पर भी पत्रकारों ने यही प्रश्न किया था उनसे कि साहब, तो अरविंद जी ने कहा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए आप मुझे मदद करिए। अगर वो अध्यादेश पर आपके साथ नहीं आएंगे तो फिर समर्थन की उम्मीद क्या बचती है? नहीं तो वही कह रही है, उनको सोचना पड़ेगा कि किसके लिए आना है, देश के लिए आना है, जो संस्थाएं की जो है। अरे भाई साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो अब अरविंद केजरीवाल साहब को तारीख देने का मन बना रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको मुलाकात का मौका दें। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैंने बात कही ना कि समय का इंतजार करिए, वो भी आएंगे, वो भी समझेंगे उन बातों को। ठीक है, वो भी समझेंगे उन बातों को, वही बात मैं कह रहा हूँ। राजेश यादव जी, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, और साथ ही जो विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं, क्या ये कमजोर कड़ी साबित हो सकती है? नहीं, विपक्षी एकता कमजोर कड़ी नहीं होगी। जहाँ तक विपक्ष की बात है और जहाँ तक अभी केजरीवाल जी का प्रश्न है, तो हमारे दोनों प्रदेश के नेताओं ने कहा है और उन्होंने आखिरी जो फैसला लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला है, वो आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और जो भी निर्णय होगा वो सबको अवगत कराया जाएगा। और जहाँ तक देखिए, इतनी बड़े नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूम रहे हैं, वो भी इकट्ठा ही कर रहे हैं विपक्ष को, विपक्ष इकट्ठा भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कुछ पार्टियों के आपने नाम भी लिए
बीएसपी है और कोई दल हैं। देखिए ये दल की अभी मजबूरी है, जो इस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है देश में, तो वो कुछ पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं, उस डर की वजह से इनको जो है न्यूट्रल हैं। तो ये डर चुनाव के पहले खत्म होगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? ये डर देखिए जैसे ही रिजल्ट आएगा ये सारी खिसक के आ जाएंगी, और हो सकता है चुनाव आते आते बहुत सारी आ जाएंगी चुनाव में। इससे पहले भी इस तरह का कोलैबोरेशन देखा गया है 2019 के चुनाव में, खासतौर पर कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, कोशिशें जरूर की गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा और बसपा साथ आए, उसका नतीजा क्या हुआ और उसके बाद दोनों दलों के बीच में किस तरह का टकराव हुआ? देखिए लोग क्यों भरोसा करेंगे फिर? देखिए ऐसे तो बहुत जगह ऐसे उदाहरण होंगे कि चुनाव के लड़ते समय स्थितियां कुछ होती हैं, चुनाव के बाद परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। बीजेपी के साथ भी बहुत प्रदेशों में ऐसी बदली हैं। ये राजनीति का एक हिस्सा होता है, और वो जैसे जैसे चुनाव आएंगे एकता हो जाएगी। और एकता क्या, मोदी जी खुद ही देखिए, हमें पहले हम 2 राज्यों में सीमित थे, अब हमें हिमाचल मिला। हिमाचल में लोगों ने देखा, फर्स्ट मीटिंग में जो वायदे हमने करे उन्हें निभा दिया। कर्नाटक के अंदर हमने जो वायदे करे 5 जो उसके मेन वो हैं, पहली 1 घंटे के अंदर ही उनको जो है वायदों को पूरा करने के लिए सब जगह बोल दिया गया, जो भी कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया। आप देखिए तो वो एक लोग देखते हैं देश के कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अब देखिए मोदी साहब ने 9 साल में जो कायम हो पा रहा ना, 2 चुनाव तो गुजर गए, और देश का सबसे बड़ा सूबा जिसके लिए कहा जाता है कि भाई दिल्ली की सत्ता का रास्ता तो यूपी की गलियों से गुजरता है, देखिए यूपी की गलियों में तो आपका नामो निशान तक नहीं है आज की डेट में। देखिए सत्ता बदलने में समय नहीं लगता है, लोग ये देखते हैं, कारण तो दिखने चाहिए ना सर। कारण ये है कि 9 साल में जैसे मोदी साहब ने कहा कि पेट्रोल 65 रुपए मैं जो है सस्ती करूंगा, जबकि पेट्रोल डीजल के रेट, कच्चे दामों के रेट डॉलरों में देखेंगे तो लगभग आधे पे आ गए हैं, और पेट्रोल डबल हो गया है, डीजल डबल हो गया है, गैस सिलेंडर 3 गुना हो गया है, सीएनजी डबल हो गई है, आटा, चावल, सरसों, तेल, जो आम आदमी के जो खाने पीने की चीजें हैं वो डबल हो गई हैं। आप देखिए जो काला धन कह रहे लाएंगे, कितना ले आए, और काला धन और हो गया। लोकपाल की जो नियुक्ति की बात हो रही थी, आंदोलन चल रहे, अन्ना हजारे भी नजर नहीं आ रहे, उसमें तो जिनसे सहयोग की अपील आप कर रहे हैं वही पार्टी गिर जाएगी। लोकायुक्त को लेकर उनकी पार्टी का जन्म हुआ नहीं, जन्म हुआ लेकिन लागू तो नहीं कर रहे लोग। वही तो फिर ये तो होगा ना कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। देखिए ना, बीजेपी के लिए उन्होंने लोकपाल सर मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की राजनीति ही कांग्रेस के भरोसे पर टिकी है। जहां जहां कांग्रेस को नुकसान होता है आम आदमी पार्टी वहां पर फायदे में होती है। दिल्ली में आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, पंजाब में आपसे सत्ता छीनी, गुजरात में भी वोट शेयर आम आदमी पार्टी का तकरीबन 13% के आसपास गया। देखिए जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में स्थितियां आप भी जान रहे हैं भिन्न हो गई, और जो कैसी परिस्थितियां हो गई। हमारे जो है मुफ्त बिजली वाला दाव चल गया, मुफ्त योजनाओं का असर कर गया, योजनाओं का दाव चल गया। कुछ हमारे नेताओं की भी कमी रही, इसमें एक्सेप्ट करते हैं हम। उनमें सिद्धू जी का बयान आज ही का है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए वो तो कल की मीटिंग में ही कह दिया था हमारे दिल्ली के नेताओं ने, उन्होंने, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया, वो फैसला लेंगे। अब मीटिंग होगी, वो केजरीवाल को बुलाते हैं, निगम साहब नाराजगी तो कम से कम सामने आ गई ना, पार्टी हाईकमान तो अपना बेनिफिट देखते हुए फैसला लेगा ना। एक मिनट मुझे और दे दीजिए, 1 सेकंड। ठीक मैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लोग कह रहे थे अभी कि भाई जो है बुराई करते हैं, अरे बुराई नहीं करते भैया, हमें तुम्हारा ध्यान आकर्षित करते हैं। एक गरीबी महंगाई जो हो रही है, इस पे आप काम करो। विपक्ष का काम आपको जो है आगाज करना होता है। लेकिन आपसे ये भी तो सवाल होगा कि गरीबी हटाओ का नारा तो आपने दिया, इतने साल तक आप लोग सत्ता में रहे, अब आप उम्मीद कर रहे हो कि गरीबी बीजेपी हटाए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है, 1 सेकंड में बता रहा हूँ मैं आपको। जब देश आज गरीबी की बात कर रहे हैं, जब देश आजाद हुआ 1947 में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1914 में, देश के अंदर जो कर्जा कितना था, 55 लाख करोड़ इतने दिनों में लिया गया। मोदी साहब ने 9 वर्षों में 2014 से और 2023 तक 140 करोड़ देश के अंदर जो है कर्जा हो गया है देश पे।
अब ये 85 लाख करोड़ रुपए 9 साल में कर्जा ले लिया। कहाँ 55 लाख करोड़ इतने सालों में हुआ? 75 साल का ये कहते हैं 75-70 साल में क्या किया? ठीक है, अब ये जो पैसा आया कहाँ गया? नहीं, इस पर तो डालिया साहब जवाब देंगे, लेकिन संजीव निगम साहब क्या जवाब दीजिएगा जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नाराजगी है आम आदमी पार्टी के साथ जाने की? वो उनकी बिलीफ पर छोड़ दीजिए, जो भी वो फैसला लेते हैं वो उन्हें करना है। हमने अगर अपने लिए मांगा हो, अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ही बोला, अरविंद केजरीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट, आम आदमी पार्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जो निर्णय दिया, अगर आप उसकी गंभीरता को चुनाव में जीत हासिल करना संविधान बचाना होता है क्या आदरणीय? भाई अभी चुनावों की बात आप कहाँ ले आए? मैंने कहा चुनावों को पूरे एक साल। अरे सर, हम कौन से मेले पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं? त्योहारों पर चर्चा थोड़ी हो रही है ना। नहीं 2024 को लेकर आप सुन ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी ने जो समर्थन मांगा है वो सिर्फ एक मुद्दे पर मांगा है कि दिल्ली वालों के साथ जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं, इस अध्यादेश के लिए हम समर्थन मांग रहे हैं। और किस बात के लिए समर्थन मांग रहे हैं? आप अगर इस अध्यादेश को आप सपोर्ट करते हैं तो ये पार्लियामेंट के अंदर बिल गिर जाएगा, और जो है कम से कम बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के संभव है? बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के आपको उम्मीद है? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अभी इन्हें सोचना है, इनकी पंजाब और दिल्ली की जो लोकल यूनिट्स हैं उनके अपने अपने जो बयान थे, जो उनका अनुभव था, उन्होंने अपने सेंट्रल बोर्ड के सामने रखा है। ठीक है, अब उनको जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्हें डिसाइड करना है। नहीं, तमाम मुद्दे दावे अपने अलग अलग किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी 9 नाकामियां गिनाई गई प्रमुख रूप से, चाहे वो चीन के मुद्दे पर हो या फिर महंगाई बेरोजगारी हो, हिंदू मुस्लिम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, संविधान बदलने की कोशिश के आरोप और लोकतंत्र की हत्या के आरोप तो लगभग हर दिन लगाए जाते हैं विपक्षी दलों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। मैं आऊंगा निगम साहब, ये मेरा सवाल प्रोफेसर नीरज जैन साहब आपसे है, लेकिन बीजेपी अगर कहेगी कि जिस धारा 370 का वादा हमने किया था उसको हमने पूरा किया, राम मंदिर निर्माण का रास्ता अदालत के रास्ते से हमने उसको क्लियर कराया, 4 करोड़ आवास का दावा कर रहे हैं। परसों ही प्रधानमंत्री जी ने कहा जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे कि 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया, 9 करोड़ 60 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन, 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट मिला, उनको कैसे समझा पाएंगे विपक्षी दल? सिंह जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, सब चीजें आपने कही ठीक है। अभी हम आपको छोटा सा उदाहरण, नगर निगम के लोकल बॉडीज के यूपी में चुनाव हुए हैं, ठीक है, 10-15 दिन नहीं हुए हैं। आपने देखा कि शहर के अंदर और गांव के अंदर 2 अलग अलग प्रकार का कंसेप्ट है जी। शहर की 17 नगर निगम में भाजपा जीती। गांव की स्थिति आप ये जान लीजिए कि जब से ये अडानी मुद्दा उठा जी, उसके बाद से गांवों में लोग इतना डर गए, इतने घर घर एक अपनी आवाज दस्तक दे दी, और जिसके चलते 544 पंचायतों की सीटों में भाजपा 191 कुल सीट जीत पाई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ, ये ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि इसमें वो चीज भी शामिल है। सही है, अभी हमने आपसे कहा भी था कि 9.60 करोड़ इन्होंने मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिए, लेकिन लोग गैस कनेक्शन लेने के लिए स्थित नहीं है, गैस नहीं ले पा रहे। ठीक उसी तरह से आयुष्मान कार्ड जारी किए, बहुत अच्छा एक प्रयास था, लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि उससे लाभ नहीं मिल रहा जो उत्तर प्रदेश में। उन्हीं लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। अभी जो राम मंदिर की बात आप कर रहे हैं, अगर सरकार इतनी अच्छी थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, फिर क्यों नहीं इन्होंने इसको पार्लियामेंट से पास कर दिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जरिए आए? अब आप अभी ये कह रहे हैं ना, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट से जाइए। तो फिर सरकार किस लिए है? आप लोकसभा में प्रश्न का उत्तर सुनेंगे नहीं, आप लोकसभा में प्रश्न को उठाने नहीं देंगे, लोकसभा में आप बोलेंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे नहीं, हर चीज को लेके आप आके फिर वही आ गए मुद्दे पे, आ जाएंगे मुद्दे पे। अब पब्लिक इज अवेयर, टू मच अवेयर, ना कोई इश्यूज नहीं, विकास की कोई बात आप करते नहीं। और कौन सा विकास है जरा हमको बताइए? कोई किसी 9 राज्यों में किसी एक राज्य की 1000 किलोमीटर सड़क हमें बताई जाए, कोई 9 आदर्श हमको शायद करें ना कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई 9 स्मार्ट सिटी के नाम खुद बता दीजिए। हम नहीं कह रहे, अब बताइए। क्योंकि हम एक शिक्षाविद हैं, हम एक प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हमारे
मतलब है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, टीएमसी हो, कोई हो, आप हो। देखिए ये सब मुद्दे सब उठाएंगे, लेकिन सब अपनी अपनी बात करके हमाम में सब रंगे हैं, इतना जान लीजिए। हाँ, ट्रेंड जो है, ठीक है चक्रवर्ती साहब, आ रहा हूं। 2 सीटों से भाजपा अगर 70 और 75 सीट ला सकती है, तो 75 से फिर 2 पे भी जा सकती है। सर ये पब्लिक है, जनता ही सर्वोच्च है। जनता तो जनार्दन है, लेकिन जनता को भी ये भी दिखना चाहिए कि आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे की काट क्या विपक्ष के पास है। चक्रवर्ती साहब अपनी बात भी पूरी कीजिए, और क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे का सामना करने के लिए कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई देता है मौजूदा वक्त में? मैं मोदी जी के वक्तव्य को अलग अलग समय पे जो उन्होंने भाषण दिया था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उन्हें कहा था मैंने 17 साल में घर छोड़ दिया, कहा था ना, ये तो जग जाहिर है। जोड़िएगा जरा इसको, 40 साल तक भिक्षा मांगी, तो ये कितना हुआ, 57 साल हो गया। 13 साल तक ये रहे, संगठन में रहे, 70 साल हो गया। 23 साल से वो सत्ता में है, कितने हो गए? मोदी जी 93 साल के हैं क्या? ये इतने झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, हर राज्य में जाएंगे वहां के मेरा यहाँ से नाता है, अलीगढ़ से कोई आएंगे क्या तो अलीगढ़ का ताला हमारे यहाँ पे आके खाना खाता था। तो ये इतने झूठे इंसान हैं कि लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जनता समझ चुकी है। ठीक है, डालिया साहब क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि जुमलों से जनता अजिज आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि जुमलों से अब जनता परेशान है, सिर्फ जुमलों से काम चलने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा। ठीक है चक्रवर्ती साहब, आपका ही सवाल है। देखिए कांग्रेस का काम है कि कुछ न कुछ राशन लगाना, लेकिन आज आप देखिए प्रधानमंत्री आज बहुत से हुई है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान के साथ साथ आज वर्ल्ड में उनका क्या नाम हुआ है, और आप बोल रहे हैं जहाँ जाते हैं उनका पब्लिक फॉलोअर्स आप देखिए ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई हम हवा में बात कर रहे हैं, आप देखिए, आप दूसरे नेता आते हैं और उनका देखिए, उनका भाषण लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं, क्योंकि कुछ सच्चाई है बोल के सुनते हैं। और रही बात आप भाई बोल रहे, अरे भाई आज उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान किए, इसलिए आज अपने सौभाग्य है, आज हिंदुस्तान अपने आप को गौरवशाली समझना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री अपने को मिला है। आज वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान का नाम हुआ है, आप देखिए, आज पहले अगर अपन जाते तो इंडिया में की हालत क्या थी विदेशों में, आज देखिए, आज अपने हिंदुस्तान का कोई भी विदेश में रहता है उसका नाम देखिए, आप खुद देखिए, अरे यू आर इंडियन, आप वहां से, आप कोई बात करने वाला क्या बोलता है, अरे इंडिया, यानी कि आप मोदी के वहां से। कभी किसी ने नहीं कहा कि आप कांग्रेस के, लेकिन आज मोदी जी ने जो नाम बनाया वर्ल्ड ओवर में, किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। और रही बात बीजेपी के पास आज चेहरा है, आज मोदी जी के नाम पे लड़ रहे, आप अपोजिशन वाले बताइए आप किसके नाम पे लड़ेंगे? क्या जो डेली कोर्ट के चक्कर मारने वाले के नाम पे लड़ेंगे, या नहीं तो गफलेबाजों के साथ में काम करें, या नहीं तो आज केजरीवाल जी के वैसा एक क्या बोलते फालतू आदमी के लिए आप उसके लिए उसके नाम पे आप लड़ेंगे। थोड़ा नहीं, शब्दों का इस्तेमाल अगर हम बेहतर करें तो ज्यादा ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं साहब, आज प्रधानमंत्री के नाम पे अगर आप इतने बड़े लांछन लगाते हो तो देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा, देश हर चीज सुन रहा है। आज मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, आप हम बोल रहे हैं, आप अगर बीजेपी पे लांछन लगाते हो, करप्शन का लांछन, आपके पास सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, आप कर्नाटक में भी हमारे साथ ऐसा करें, कितने केसेस आपने बुक किए हमारे ऊपर, आप जाइए। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, आपकी बात पर चक्रवर्ती साहब कुछ पलटवार करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास यादव भी आ रहा हूँ। चक्रवर्ती साहब अपनी बात पूरी कीजिए। पहली बार ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा सरकारी डेटा है। मोदी जी के चेहरा चमकाने के लिए 6,490 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। कहाँ हुआ, कहाँ से डेटा आपके पास आया? ये डेटा है ये। अरे कहाँ से आया सर, सोच तो बताइए। आप डेटा निकालिए, अरे सर इनका डेटा है ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ना है, पार्लियामेंट में डेटा है ये, पार्लियामेंट में। हाँ नहीं, इस डेटा में क्या जिक्र है बताइए थोड़ा। मोदी जी का जो है, आप ये बता रहे हैं कि जितना चेहरा चमका रहे, ये सारे जितने विदेशों में इवेंट होते हैं ये बाकायदा सरकारी पैसों से होते हैं। तीसरी बात ये है कि इतना ज्यादा नाम हो गया है मोदी जी का कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही 5 प्रदेशों को बैन कर दिया जाता है, वहाँ के छात्रों को बैन कर दिया जाता है। ये हमारे लोगों ने नाम कमाया है। जहाँ तक अमेरिका में गए थे पिछली बार, तो पत्रकारों को अंदर घुसने तक नहीं दिया गया था। तो आज ये मोदी जी का नाम हुआ है, ये सब काम हम लोगों का किया हुआ है। तो इवेंट बहुत अच्छा करते हैं, ये बात सही बात है सर, लेकिन देश के लोग तो ये देखेंगे ना, देश के लोग देखेंगे कि आज के पहले तो कम से कम ऐसी तस्वीरें नहीं आई
जब किसी देश का प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री के पैर छूता हो। आज तक ऐसी तस्वीरों तो नहीं आई कि जहां पर ब्रिटेन का माफ कीजिएगा कि प्रधानमंत्री कहते हो अल्बनीज कि मोदी इज द बॉस, इस तरह की तस्वीरें कहीं दिखी हैं। प्रभाव तो यही छोड़ती है ना लोगों के बीच में। इसीलिए तो बॉस आज के वापस आते ही जो है 5 राज्यों के छात्रों को जो है बैन कर दिया जाता है। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री जो है चला करके दिखाया था कितने खतरनाक आदमी हैं, इसलिए उन्होंने बॉस कहा था। ठीक है, समझिएगा उनके कटाक्ष को। खैर नहीं, विदेशी जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर तो भरोसा ज्यादा होता है, खासतौर पर जो निशाना साधते हैं उन पर तो ज्यादा भरोसा होता ही है। ये दोनों पक्षों पर अगर उनके हाथ में कोई ऐसा एजेंडा लगता है तो वो विपक्ष पर वार करते हैं, और अगर विपक्ष के हाथ में कुछ ऐसा लगता है तो वो मुद्दा बनाता है कि भाई देखो विदेश में क्या छप रहा है। हालांकि बीबीसी पर इतना भरोसा करने की जरूरत मुझे नहीं लगता चक्रवर्ती साहब है। आपकी पार्टी भी इस बात से इत्तेफाक रखती होगी। पहले आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बीबीसी की जो कार्यशैली है उस पर आपकी मोदी जी का है, मोदी जी का स्टेटमेंट है। मोदी जी ने पहले जब मुख्यमंत्री थे, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब भी समाचार छपता था तो हम लोग ढूंढते थे, तो उसके बाद बीबीसी को हम सुनते थे, तब हम भरोसा करते थे। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। चलिए ठीक सर, एक और ब्रेक के लिए रुकना है, झूठों के लिए एक और ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राजेश यादव जी आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। लेकिन सवाल वही तो घूम फिर कर आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि एक कम से कम ऐसा चेहरा हो जिस पर लोगों का यकीन हो। ऐसा चेहरा बनाना क्या आसान होगा? क्या अगर मजबूत विपक्ष एकत्रित होता है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा? क्या एक सीट एक विपक्षी उम्मीदवार के रास्ते पर चल पाएंगे? ये तमाम अड़चने हैं जिनसे पार पाना विपक्षियों के लिए भी किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। राजेश यादव जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और जो हम बात कर रहे हैं कि कम से कम एक मजबूत चेहरा, सीट शेयरिंग और कौन कौन से दल साथ आएंगे, अब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है और जनता ये चीज जानना चाहती है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का देश। देखिए, जो सीट पे होता है, पहले गांधी जी का देश बोलते थे, और गांधी जी का इतना बड़ा पूरे विश्व में उस समय मतलब वो था मान सम्मान कि वो आज तक किसी नेता का नहीं हुआ। फिर नेहरू जी का देश, तो मोदी जी का देश अच्छा है, जो तो वहाँ जो भी सीट पे होता है बोलते हैं उसका देश, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा, वो मेरे साथी बता रहे थे अभी, ये पार्लियामेंट में सरकार नहीं बताया इतने करोड़ रुपए इवेंट पे खर्च हुए, ये सरकार का बयान है, पार्लियामेंट में और रिकॉर्ड है। और ये जो है आप अडानी जी की पुरानी सारी यात्रा निकाल के देख लो, अब नहीं जा रहे हैं, पुरानी यात्रा मोदी साहब की यात्रा से 2 दिन 3 दिन पहले उस देश में मिलते थे, तो पहले वो मैनेजमेंट का काम वो करते थे, और उसके बदले जो देश की संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, वो मोदी साहब उनको गिफ्ट में बेच देते थे। क्या क्या ऐसी संपत्ति गिफ्ट कर दी? आप थोड़ा बहुत सारा देखिए देश में, आप देखिए क्या नहीं बेचा है, बताओ सर। मुझे बताइए, जिस अडानी को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट तो आपकी सरकार में मिल रहे हैं। देखिए, लोग नहीं कहेंगे कि आप प्रोजेक्ट उनको देते जा रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, हम प्रोजेक्ट जो देते हैं, हम ये नहीं कह रहे अडानी का और अंबानी का किसी का, मतलब इस तरह से नहीं। अगर अडानी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से उनको जो भी टेंडर्स वगैरह जो भी दिए गए, सुनिए, उसके बावजूद फिर उनके साथ आप जाते हैं। सर सुनिए, हमने जो टेंडर दिए हैं, आप देख लीजिए कि एक किसी को नहीं दिए हैं, सारे देश के विभिन्न बहुत उद्योगपति, बहुत ये जानते हुए कि एक आदमी भ्रष्टाचारी है जिसको आप चोर की संज्ञा भी दे देते हैं। देखिए उसके साथ चले जाइएगा। उनकी कंपनी ने लिया है और एक प्रक्रिया के तहत लिया है, और मतलब आप करें, भ्रष्टाचार अगर आप करें तो प्रक्रिया न, प्रक्रिया नहीं, बिना प्रक्रिया के बेचे हैं सारी चीजें। आप यदि 2.5 लाख करोड़ रुपए, सर अगर आपके पास सबूत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? 2.5 लाख अगर इतने मजबूत सबूत आपके पास है तो अदालत क्यों नहीं जाते? सर देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यहाँ बोलने की नहीं होती हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है और कर रहे हैं। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक में बीजेपी के नेता तो सीबीआई को आपके शासनकाल के
दौरान ही कहा गया था ना। 8 करोड़ रुपए जो है, देखिए हमारे में तोता कहा गया, हमें गलती हुई, जो गलती हुई उस गलती की वजह से तो बीजेपी आई है, और ये उससे भी बड़ी गलतियां कर रही है। और 8 करोड़ रुपए इनके नेता कह रहे हैं 8 करोड़ करे, इस पे कार्रवाई कर दो, चुनाव है। मोदी जी बचाते रहे, मोदी जी बचाने का काम करते रहे। कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हीं गलतियों के कारण बीजेपी आई है, आज वो गलती कर रही है। लेकिन जनता ये तो सवाल पूछेगी ना फिर कि जब आपने पूर्व में गलतियों को खुद स्वीकार किया तो आगे आप गलतियां नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? तब क्या जवाब होगा? देखिए सिंह साहब, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आती है। हम अपनी गलती मान के प्रायश्चित कर रहे हैं, ये मतलब कांग्रेस का कहना है, ठीक है? कि हमको ये बताइए, जो बार बार ये कहा जा रहा है मोदी चेहरा, मोदी चेहरा, मोदी चेहरा, हम आपसे सही बाकी सबसे एक बात जानना चाहते हैं, जी। आखिर मोदी चेहरा है 28 राज्य कीमत के कुल 4 में क्यों रह गया? ठीक है, एक। दूसरा, अब आप ये जानिए कि आप इनके पास आंकड़े ले आए हर जगह। सुनिए, आप गिन लीजिएगा जी, आप गिन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है, उत्तर प्रदेश में आप हैं, आप हरियाणा में हैं, आप गुजरात में हैं, और ये मान के चलते हैं और गिनाओ 28 गिनाओ, सही सर, गिनाओ तो 2, गिना दो 28। ऑपरेशन लोटस के तहत मान लिया मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश। अब ये जान लीजिए सर, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को बहुमत मिला था, आपने पैसों से किस तरह से दुरुपयोग करके खरीदा, गोवा किस तरह से दुरुपयोग करके खरीदा। यादव जी सुन लीजिए, देखिए वो आपके फेवर में ही बोल रहे हैं। हम विपक्ष में नहीं बोल रहे, अच्छा सर, जब आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। सॉरी, मेरा मतलब ये है कि हमने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है मध्य प्रदेश में, एक बात बताइए, अगर मोदी चेहरा है तो 17 बड़ी रैली और 6 ग्रांड शो के बावजूद कर्नाटक में स्थिति क्या हो गई? एक, अगर मोदी चेहरा है तो हिमाचल की स्थिति क्या हो गई? और अगर मोदी चेहरा है तो ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, आपके प्रवक्ता जी, सरकारी प्रवक्ता जो है, भाजपा के प्रवक्ता से लेकर सबके पास आंकड़े हैं, 9 सीटें त्रिपुरा में क्यों कम हो गई? अगर आपका चेहरा है तो आप नागालैंड में 4 सीटों से 2 में कैसे सिमट के रह गई? देखिए, ये बात सही है कि भाजपा ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कुछ काम करने का, लेकिन जितना बड़ा झूठ आज की डेट में छोटे सेकंड क्लास के बच्चे से, ठीक है प्रोफेसर साहब, तो लेकिन राजनीति के जानकार तो यही कहते हैं, और ये मिथक भी रहा है, लिखित में भी रहा है कि हिमाचल में हर 5 वर्ष में सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। कर्नाटक का जिसका जिक्र किया, वहां पर 4 दशकों से लगभग यही स्थिति है, भले ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन हर 5 साल में परिवर्तन होता रहा है। राजस्थान में भी वही स्थिति रही है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा वहाँ के इश्यूज भी फैक्टर बनते हैं। देखिए, हमने फिर आपसे कहा कि नेशनल लेवल पर, नहीं सर, यही कह रहा हूँ, लोकल इश्यूज और नेशनल इश्यूज में कुछ तो अंतर होगा ना। नहीं, सुनिए, अगर हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम ये जान रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि वो एक चेहरा है, कौन सा चेहरा है? आज छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि इसने लाया, हमको बड़ी शर्म होती है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को बच्चों के मुंह से सुने झूठ है। वो दिन बताइए जिस दिन तक झूठ नहीं बोलते हो, कौन सी चीज है? 2014 के मैनिफेस्टो से लेकर 19 के, सर ये तो फिर बड़ी हैरानी की बात है कि तमाम झूठ जानने के बावजूद उस झूठ को चैलेंज नहीं किया जाता राजनीतिक दलों की तरफ से। आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, इसका मतलब कि विपक्षी दलों के पास ये मादा नहीं है कि वो मुद्दों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकें। नहीं, देखिए, यही मुद्दे हथियार बन के चल रहे हैं, जिसकी तरह से परिवर्तन हो रहा है। देखिए, वेव्स पूरी जा रही है अपोजिशन में, ठीक है, ये इस चीज को हम नहीं मानने को तैयार है, आप मानिए, ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए कि वेव्स बहुत ज्यादा के इसमें है। गाँव अभी हमने आपको बताया ना कि 544 पंचायतों की सीटों में क्यों 191 सीट। सर ये तो पहले से ही कहा जाता है ना कि अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो शहरी इलाकों में बीजेपी की मजबूत स्थिति रही है, आज से नहीं है, लेकिन 2014 का इलेक्शन हो गया, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब यही तमाम दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि 200 के अंदर समेट दिया जाएगा। नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले। लेकिन डालिया साहब, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा। चुनौती इस बार आसान तो होने वाली नहीं है,
क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट तमाम गिले शिकवे को भुलाकर एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर भी कम से कम बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुटता बन जाए। फिर क्या कीजिएगा? नहीं, हम कोई चीज को इजी लेते नहीं है। हम इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से लेते हैं, साथ में देश को जोड़ने का भी काम करते हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे टीएमसी से, आज देखिए आप वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहित ने मुसलमानों को कितनों को यूज किया है। आज कांग्रेस कर्नाटक में मुसलमानों की इस प्रकार यूज किया है। हम वो राजनीति नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं, और आगे भी हम डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। हम सत्ता में आपको हम वादा करते हैं, आप वापस हमारे को 2024 में बुला लेना, हम 350। चले बिल्कुल, ये तो जनता जनार्दन है, वही जवाब देगी कि 2024 में जनता को कौन पसंद है। दावे अपनी अपनी जगह सभी के हैं, लेकिन इन दावों पर मोहर लगाने का असल काम तो जनता ही करेगी ना, और तब तक इंतजार किया ही जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन घमासान तो जबरदस्त होगा, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। विपक्षी खेमा अभी एकजुटता की बात कर रहा है। एकजुटता की कितनी सीढ़ियां विपक्ष चढ़ पाता है, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।